एवरीवन, माय नेम इज़ CMA पंक्ति बेनी। वेलकम टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री पेपर पे बना रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री पेपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स मेंशन्ड है वो दिसंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। सिलेबस 2016। ये सप्लीमेंट्री पेपर के साथ मैं मेरा जो मॉड्यूल रेफर कर रही हूँ, दैट मॉड्यूल इज ऑफ रिवाइज्ड एडिशन, दैट इज Jan 22 एडिशन. So my module page number is 14 and study note number 2. First amendment is related to scope of supply. What is scope of supply? तो सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा या और क्या इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई. मतलब मुझ में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा. मतलब ऐसा क्या होगा कि जिससे वो सप्लाई माना जाएगा और जिससे वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. अगर सप्लाई माना जाएगा तो ही उस पर GST लगता है. मतलब अगर मैंने कोई सर्विस दिया और वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होता है तो उस पर ऑब्वियसली GST आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग सर्विस, वो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में इंक्लूडेड है. स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज सप्लाई और उस पर GST आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एनी सर्विस विच इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, तो वो सप्लाई में कवर नहीं हो रहा है. अकॉर्डिंग टू GST इट इज नॉट अ सप्लाई. नॉट अ सप्लाई मीन्स नो GST ऑन इट. ओके, नाउ यहाँ पे वो लोगों ने अमेंडमेंट क्या लाया है, तो क्लॉज AA ये इंक्लूड किया गया है. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बट क्लॉज AA को इंक्लूड किया गया है. तो ये समझने के पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था पहले, एंड आफ्टर दैट विल कम बैक टू दिस क्लॉज. तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम पहले एक जजमेंट पास किया था, एंड दैट जजमेंट वॉज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी. और डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बता रहा है कि I cannot trade with myself, a person cannot trade with himself. ये इम्पॉर्टेंट फ्रेज पे फोकस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये जजमेंट ने. तो अगर यही जजमेंट को थोड़ा और डिटेली समझने की कोशिश करें तो क्लब्स, सोसाइटी, AOPs ये जो है वो उनके मेंबर्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करे, फॉर एग्जांपल गुड्स या सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करे, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा. मतलब वो सप्लाई नहीं माना जाता था और उस पर GST नहीं लगता था. ये डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी था. तो इसको ही वो लोगों ने कन्वर्ट किया है, एंड दे हैव एडेड वन क्लॉज रिलेटेड टू दी सेम थिंग, क्लॉज AA. ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है. तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर AOP BOI क्लब्स एसोसिएशन को दे रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे GST है. पर अगर AOP BOI क्लब्स एंड एसोसिएशन ने मेंबर्स से कुछ भी ट्रांजैक्शन किया तो यहाँ पे GST नहीं था. क्यों नहीं था? बिकॉज मेंबर्स यहाँ पे पैसे दे रहे हैं और यही पैसे उसे गुड्स और सर्विसेज परचेस किया जा रहा है और मेंबर्स को दिया जा रहा है. मतलब मेंबर्स खुद ही परचेस कर रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं, ऐसा माना जाता था. मतलब वो खुद के साथ ही ट्रेडिंग कर रहे हैं. इसलिए कॉन्सेप्ट आया था डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, दैट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट ट्रेड विथ हिमसेल्फ. तो ये कॉन्सेप्ट को और एलॉबरेट किया और एक नया प्रोविजन ऐड किया कि यहाँ से अगर AOP BOI क्लब्स एंड एसोसिएशन को किसी ने सप्लाई किया तो यहाँ पे तो GST है, वो पिक्चर बहुत ही क्लियर है. बट यहाँ पे GST नहीं है, ये पार्ट में GST नहीं है. तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको इंक्लूड किया गया है. एक बार रीड कर लेते हैं. यहाँ पे ये नोट्स ही रीड करके फिर मॉड्यूल पे जाते हैं, पेपर पे जाते हैं. सप्लीमेंट्री अवेलेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है. सो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हैविंग मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एग्जाम्पल क्लब्स, सोसाइटीज, AOP. मतलब अगर क्लब ने उसके मेंबर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है तो ये जो क्लॉज है वो अप्लाई हो जाएगा. या कोई पार्टनर
उसके पार्टनरशिप फर्म के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये अप्लाई हो जाएगा, ये सेक्शन, ये क्लॉज अप्लाई हो जाएगा. Then such person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons. भले ही पहले म्यूचुअलिटी में बताया गया हो कि ये दोनों एक ही है, बट अभी ये क्लॉज ए क्या बोल रहा है, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है. मतलब AOP BOI क्लब और उसके मेंबर्स दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स है. द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस inter se shall be deemed to take place from one such person to another. So AOP BOI और members ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वैसा माना जाएगा और यहाँ पे GST अप्लाई हो जाएगा. Why? Because ये इनके बीच में भी जो भी ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई में कवर की गई है एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ कवर्ड अंडर सप्लाई उस पर GST लग जाएगा. ठीक है, एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं. एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज इंक्लूडेड हियर एंड इट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई. जस्ट बिकॉज इट इज सप्लाई उस पर GST आ जाएगा. ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था. नाउ गोइंग टू सेकेंड अमेंडमेंट. सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो मॉड्यूल पेज नंबर 55 स्टडी नोट नंबर 2 पे ही है एंड द अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन लेवी. ये अमेंडमेंट किसके बारे में है? कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में है. यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑलरेडी बताया गया था कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ 4 प्रोडक्ट्स की, कौन से 4 प्रोडक्ट्स? तो आइसक्रीम, दूसरा है पान मसाला, तीसरा है टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट्स एंड फोर्थ वन इज एरेटेड वाटर. अगर मैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हूँ ये 4 प्रोडक्ट्स की, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स एंड एरेटेड वाटर, तो फिर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकती. So registered person shall not be eligible to opt for composition levy under clause E of subsection 1 of section 10 of the said act if such person is a manufacturer of the following goods. If such person is the manufacturer of the following goods, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे कॉम्पोजिशन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में उसे नहीं ले सकते. ओके, अभी ये यहाँ पे ये 4 प्रोडक्ट्स तो एज इट इज़ है, सब एज इट इज़ है, बस यहाँ पे एक और ऐड कर दिया है, दैट इज ब्रिक्स एंड टाइल्स. सॉरी, ब्रिक्स एंड टाइल्स को ऐड कर दिया है. दैट मीन्स मेरा 5th पॉइंट ऐड हो गया है विच इज़ फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और फ्लाई ऐश कंटेंट. मतलब फर्स्ट ब्रिक का जो टाइप है वो फ्लाई ऐश ब्रिक को ऐड किया है. फिर दूसरा जो ब्रिक है वो ब्रिक्स ऑफ फॉसिल से बना है, उसको भी नहीं छोड़ा है. मतलब अगर मैंने फॉसिल से अगर कुछ मैंने बनाया है ब्रिक्स और वो मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो भी, उस पर भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकती. फिर दूसरा है बिल्डिंग ब्रिक्स एंड थर्ड वन इज अर्दन और रूफिंग टाइल्स. तो अगर ये 4 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स अगर मैं डील कर रही हूँ, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ इट, तो उस पर भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेवी नहीं कर सकती. एक बार देख लेते हैं. So I should be the manufacturer of the following products. Which all are the products? Ice cream, pan masala, tobacco and tobacco products, aerated water and bricks and tiles. Bricks and tiles में भी क्या कवर किया है? Fly ash brick. फिर दूसरा बताया है bricks made from fossil. Third one is building bricks and next one is earthen और roofing tiles. अगर ये इतना है तो मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम इस पर नहीं लगेगा, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकती इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट्स. उसके साथ वो लोग ने और क्या ऐड किया है? A registered person making supplies of above goods is also not eligible to pay concessional tax under the said notification. मतलब मैं रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ अबव वो लोग नहीं कर पाएंगे, कंसेशनल टैक्स नहीं दे पाएंगे.
हेल्ड दैट एक वो लोग ने जजमेंट पास किया है केस स्टडी में। ऐसा डिसीजन लिया गया था कि अगर गुटखा पान शॉप में कोई पान पूरा बना के दे रहा है तो वो भी एक प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ही है। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक अलग ही बन रहा है, तो उसे भी मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। और वो भी पान मसाला, और पान मसाला के साथ ये जो हमने पान रेडी किया है पान शॉप पे, वो उस पर भी कॉम्पोजिशन नहीं हम ले सकते। सो हेल्ड दैट, ये केस लॉ में क्या हेल्ड किया गया था कि प्रिपरेशन ऑफ गुटखा इन पान शॉप इज अकीन, सिमिलर टू, अकीन इज नथिंग बट सिमिलर टू मैन्युफैक्चर ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बीइंग दैट ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट bought out ingredients and the resultant product having a distinct name and use. Thus, preparation of gutka at the pan shop for sale is covered in the second proviso of notification number 14, and in the table given in notification number 14, हम जो ये कर रहे हैं वो notification number 14 है। Both pan masala and goods covered are listed as goods for which composition cannot be obtained. अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट लेते हैं विच इज एग्जेम्पशन। पेज नंबर is 81, मॉड्यूल पेज नंबर 81. अगेन दिस इज कवर्ड अंडर स्टडी नोट नंबर 2. ये एग्जेम्पशन थर्ड अमेंडमेंट करने से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया है, टीचिंग सर्विस लोकल अथॉरिटी को दिया है। अगर प्योर सर्विस है, मतलब इट कैन बी प्योर सर्विस, इट कैन बी कॉम्पोजिट सर्विस। प्योर सर्विस इज नथिंग, 100% इज सर्विस, और कॉम्पोजिट सर्विस इज 25% इज गुड्स एंड बैलेंस इज माई सर्विस। सो वो कॉम्पोजिट सर्विस है। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है। ओके, तो अगर मैंने लोकल अथॉरिटी को कुछ भी दिया तो वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट था। इसके साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी कवर किए गए थे। मतलब अगर मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कुछ दिया सर्विसेज, या गवर्नमेंट एंटिटी को दिया कौन सा सर्विस, प्योर सर्विस एंड कॉम्पोजिट सर्विस, तो वो एग्जेम्प्ट था। यहाँ पे ये अमेंडमेंट बहुत सिंपल है। ये पूरा एग्जेम्पशन नहीं निकाला है, सिर्फ ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी है उनको ओमिट कर दिया है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ ये दोनों को ओमिट कर दिया है। सो इफ यू ऑल रीड आउट, प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कॉम्पोजिट सर्विस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी इज ओमिटेड। बाकी पूरा एज इट इज है। यहाँ पे भी कॉम्पोजिट सप्लाई में भी एज इट इज है। आप मॉड्यूल देखेंगे तो एज इट इज है, सिर्फ ये जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, ये वर्ड ओमिट कर दिया है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट अमेंडमेंट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ओके, अभी मैं मेरा ट्रांसपोर्टेशन कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इधर ऑटो से हो रहा है, या फिर मीटर्ड कैब से हो रहा है, या स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज इज नथिंग बट बसेस, पब्लिक बसेस, रुक रुक के कैरेज, मतलब दे टेक पैसेंजर्स। सो स्टेज कैरेज, देन कम्स माय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। मैंने बांध के रखा है कि ओके आप मुझे यहाँ से यहाँ तक आपको मुझे ड्रॉप करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो ये इतने जो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे ये मेरे लिए एग्जेम्प्ट है, अभी भी वैसा ही है। बट अगर मैं ये थ्रू ई कॉमर्स बुक करती हूँ तो फिर मेरे लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर मैंने ऑटो या फिर मीटर्ड कैब्स ओला उबर से बुक किया तो ये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सेम वे स्टेज कैरेज, कोई बुकिंग वेबसाइट, बसेस के जो वेबसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड बस, सो अगर मैंने वहाँ से बुक किया तो ये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सेम वे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, तो ये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा, बट इट इज़ अ टैक्सेबल सर्विस फॉर मी। पर अगर मैं जाके ऑटो में बैठ के ऑटो से जो सर्विस है वो मैं अगर ले लूँ तो फिर वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट में है। या फिर ऐसे ही कैब्स है, मैंने जाके सर्विसेज लिए तो वो मेरे लिए एग्जेम्पशन में कवर हो रहा है। ओके, बट अगर मैं ये
ई कॉमर्स ऑपरेटर से ले रही हूँ या फिर मतलब कोई ऑनलाइन वेबसाइट से मैं ये कर रही हूँ, बुक कर रही हूँ एंड सर्विसेज अवेल कर रही हूँ, देन फॉर मी इट इज़ टैक्सेबल। ओके, ये ही एक मेजर अमेंडमेंट है यहाँ पे। सो बी एंड सी ये पॉइंट्स को अमेंड किया गया है। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर और स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, इसको ही वो लोग ने और डिटेली एक्सप्लेन किया है। Provided that nothing contained in B and C above shall apply to services supplied through an e-commerce operator and notified under subsection 5 section 9, and it means with effect from 1st Jan 2022 the exemption on services of transport of passengers with or without accompanied belongings by non-air conditioned नॉन AC होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर और स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज shall not be available if such services are supplied through an e-commerce operator। यही major amendment है। Now coming to ITC, that is my next amendment। तो अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है, और हाँ ये स्टडी नोट नंबर 4 पे है एंड पेज नंबर इज़ 303। अगर मुझे ITC अवेल करना है तो मेरे पास अब तक 4 कंडीशंस हुआ करता था। और कौन से वो 4 कंडीशंस है? सो फर्स्ट वन इज़ पोजेशन ऑफ टैक्स, पेइंग डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 16 2A, मतलब ये डॉक्यूमेंट इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए था। नेक्स्ट वन इज गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड, गुड्स या सर्विसेज रिसीव होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हाँ मैं आपको दे दूंगी और दे दूंगा पर अब तक गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होना चाहिए सप्लायर ने, और GSTR 2 जो है वो फाइल करना चाहिए, तो ही मुझे ITC अलाउड किया जाता था अगर मैं ये 4 कंडीशंस फुलफिल करूँ तो। पर अभी क्या है, एक और पॉइंट ऐड किया है अदर देन दिस। ये 4 कंडीशंस तो है ही, ऑन द टॉप ऑफ दैट एक और है विच इज़ इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी है वो फर्निश करना ज़रूरी है GSTR 1 में, और GSTR 2 में उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया है तो आपको ITC क्लेम नहीं कर सकते, GST ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। सो क्लॉज A is added, details of invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। मतलब GSTR 1 में मुझे उसे फर्निश करना है और GSTR 2 में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए रेसिपिएंट को, तो ही मैं ITC क्लेम कर सकती हूँ। पहले क्या था, पहले अगर ऐसा अगर मैंने फर्निश नहीं किया है इनवॉइस तो प्रोविजनल ITC ले लेते थे एट द रेट ऑफ 5%। वो कॉन्सेप्ट अभी निकाला गया है, दैट इज ओमिटेड, एंड इंस्टेड ऑफ दैट दिस 5th पॉइंट इज एडेड। It means ITC claim will be allowed only when details of such invoice or debit note have been furnished by supplier in his GSTR 1। मतलब 5 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो मुझे ITC नहीं मिलेगा। सो ये जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस किया वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इनवॉइस फर्निश करना ज़रूरी है, एंड सब्सिक्वेंटली वो अपीयर होना भी चाहिए, GSTR 2A 2B में अपीयर भी होना चाहिए। सो द टैक्स पेयर कैन नो लॉन्गर क्लेम 5% प्रोविजनल ITC अंडर CGST। तो वो जो 5% प्रोविजनल ITC हम क्लेम करते थे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 60 रुपीज़ एज ITC दिखाया है बट मेरे सप्लायर ने ITC नहीं दिखाया, तो मैं क्या करूँगी 60 + 5% एज प्रोविजनल ITC लेके ये ट्रांजैक्शन क्लोज कर लेती थी और मैं 5% ITC क्लेम कर लेती थी। ये जो है ये रिमूव कर दिया है, वो ये पॉइंट में बताया है, बस और कुछ नहीं है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट एक नया पॉइंट ऐड किया है विच इज़ GSTR 1 में मुझे फर्निश करना है और उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, GSTR 2A 2B में कि ITC कितना है, और GSTR 1 में मुझे इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी है डॉक्यूमेंट फर्निश करना है।
सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड अमेंडमेंट है. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. यहाँ पे बहुत ही इजी अमेंडमेंट है. स्टडी नोट नंबर 5 है ये. यहाँ पे आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है. अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हो तो फिर आप जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है या रिफंड एप्लीकेशन है या फिर रिफंड ऑफ आईजीएसटी है, ये क्लेम नहीं कर पाओगे. सो फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन of cancellation of registration, for filing refund application in form RFD 01, for refund of IGST paid on goods exported out of India, ये 3 पॉइंट्स आप ये नहीं कर पाओगे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है. सो आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन सच पर्सन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पसेस. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आधार है ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड to an existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in the prescribed manner. Such manner has been prescribed by Rule 10B as follows. तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं? तो such person shall furnish her or his Aadhaar enrollment ID slip, bank passbook and photograph, voter ID card issued by Electronic Commission of India, passport, and another one is driving license issued by licensing authority. Such person shall undergo authentication of Aadhaar number within a period of 30 days of allotment of Aadhaar number. तो ये आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड अमेंडमेंट है. नेक्स्ट वन इज एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs. मेरा जो 40 lakhs टर्नओवर का लिमिट है उसे चेंज किया गया है. सो एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग. मतलब अगर मैं फॉलोइंग गुड्स जो मेंशन्ड है उसकी सप्लायर हूँ तो मैं 40 lakhs का एग्जेम्पशन नहीं ले पाऊंगी. वन मोर टाइम, एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी नो longer applicable to persons exclusively engaged in making supplies of following goods, namely pan masala, tobacco and tobacco products. Pan masala, tobacco and tobacco products, ice cream, bricks and aerated water. Pan masala, tobacco products, ice cream and aerated waters था. bricks and tiles को ऐड किया गया है. आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर ऑलरेडी था. यहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, ब्रिक्स मेड फ्रॉम फॉसिल्स, और दूसरा बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इसे ऐड किया गया है. ओके. पर्सन्स एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड अबाउ गुड्स थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 lakhs और 10 lakhs एज द केस में भी. मतलब अगर मैं वो स्पेशल स्टेट्स में हूँ तो मेरे लिए 10 lakhs हो गया, अदरवाइज मेरे लिए 20 lakhs है. 40 lakhs का जो एनहांस लिमिट था वो मैं ये स्पेसिफाइड गुड्स में नहीं ले सकती. ये यहाँ पे अमेंडमेंट है. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, दैट इज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. स्टडी नोट नंबर 6, पेज नंबर 399. ये यहाँ पे भी बहुत ही छोटा अमेंडमेंट है. सो द अमेंडमेंट इज, अब तक ई इनवॉइस अगर मुझे इशू करना है तो ई इनवॉइस 50 CR से ऊपर हो तो ही मुझे करना था. मतलब इट वॉज मैंडेटरी. सो माई टर्न ओवर शुड बी 50 CR, मोर देन 50 CR, 50 CR और मोर देन 50 CR. तो वो उसको ही वो लोगों ने क्या किया है, द लिमिट दे हैव चेंज एंड दे हैव मेड टू 20 CR. और ये कब से? आज से नहीं, दे हैव मेड इट राइट फ्रॉम 17-18. मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 से कभी भी मेरा अगर 20 CR के ऊपर है तो मुझे ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो गया.
तो इसका कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट पे भी असर होगा कि अगर मेरा सपोज 18-19 में या 19-20 में अगर मेरा टर्नओवर 30 CR है और मैंने ई इन्वॉइसिंग नहीं किया है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू गो फॉर ई इन्वॉइसिंग एंड उस पर जो भी इंटरेस्ट पार्ट है, टैक्सेशन पार्ट है, दैट विल बी कवर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। ये जो अमेंडमेंट आया है वो रेट्रोस्पेक्टिवली आया है, और कहाँ से, कब से? राइट फ्रॉम 1718 यहाँ पे मेंशन्ड है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1718। 1 अप्रैल 2022 को ये अमेंडमेंट आया, और ये अमेंडमेंट कब से बात कर रहा है? रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जब से जीएसटी आया है तब से कोई भी फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 20 CR से एक्सीड हुआ है तो मुझे क्या करना है? ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी है, और कॉन्सिक्वेंटली उस पर जो भी इंटरेस्ट और टैक्सेशन है वो मुझे पिक्चर में लाना है। ये अमेंडमेंट जो है टैक्स इनवॉइस का वो बता रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वन मोर अमेंडमेंट। एक्चुअली ये अमेंडमेंट नहीं है, डायनेमिक QR कोड। यहाँ पे फ्यू क्लेरिफिकेशंस की है, तो 2 क्लेरिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक QR कोड ऑन B2C इन्वॉइसेस। मतलब मैं मेरे कस्टमर को अगर मैं कोई इन्वॉइस इशू कर रही हूँ तो वो इन्वॉइस पे मुझे क्या करना है? QR कोड लगाना है। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ QR कोड, और ये QR कोड कभी लग जाता है अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 500 CR है तो QR कोड पिक्चर में आ जाता है। And another clarification is related to रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मैं इंडिया में हूँ और मैंने कोई इन्वॉइस इशू किया है आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, और पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में आया है, तो इस केस में अगर मैंने इन्वॉइस पे QR कोड नहीं लगाया तो चलेगा। फिर नेक्स्ट वन इज ये 2 क्लेरिफिकेशंस हैं। दूसरा क्लेरिफिकेशन है कि अगर मेरे पास UIN है, मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, तो उस केस में उसे इन्वॉइस ही माना जाएगा, और इन्वॉइस मानने के बाद उस पर भी मुझे QR कोड लगाना है। देयरफॉर एनी इन्वॉइस इशूड टू सच पर्सन हैविंग UIN शैल बी कंसिडर्ड एज इन्वॉइस इशूड फॉर B2C। अगर मेरे पास UIN है तो B2C को ही मैंने इन्वॉइस इशू किया है वैसा माना जाएगा। एंड सप्लाई एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू कंपाइल विथ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक QR कोड। ओके, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसमें एक और अमेंडमेंट रह गया है विच इज़ रिलेटेड टू कस्टम्स, एंड वन अमेंडमेंट रिलेटेड टू GST, दैट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, एंड दैट वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू।